नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शमशाद अली। मैं इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया है। आज ये वीडियो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है, जिसमें डेफिनीशंस और उनकी कुछ घटनाएं और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन जिस तरीके से होता है, उसी आधार पे प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम उसको कहते हैं जिसके आर पार हम देख सकें। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये 2 माध्यम है। एक वायु है, एक वायु माध्यम है, दूसरा कांच माध्यम है। ये आपतित किरण आ रही है और इस आपतन बिंदु पर पड़ेगी, जिसमें ये किरण अपवर्तित हो रही है। तो ये जब आपतित किरण वायु से कांच में आ रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है। इसलिए इसको बोलेंगे, ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम बोला जाएगा और नीचे वाले माध्यम को सघन माध्यम बोला जाएगा। क्योंकि जो अपवर्तित किरण है, जब अभिलंब की ओर झुकती है, तो जिस माध्यम में झुकती है उस माध्यम को सघन माध्यम बोलते हैं और इसके ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें प्रथम माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है। इसमें आपतित किरण आ रही है, आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद ये अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसमें ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम है और नीचे वाला माध्यम विरल माध्यम है, क्योंकि इसमें जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हट रही है। चलिए, हम प्रकाश अपवर्तन के कुछ नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन ही जैसा है। लिखा हुआ है, आपतित किरण अपवर्तित किरण। वहाँ पे परावर्तित किरण था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु, ये तीनों अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाशन कोण आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण को आर से लिखेंगे। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए
तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, या आप कह सकते हैं अपवर्तनांक होता है। चलिए अब यहाँ पे अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे। तो पहला अपवर्तनांक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होगा। निर्वात मतलब पहला माध्यम तो निर्वात और वायु रहेगा ही, और जो दूसरा माध्यम होगा वो इन दोनों के अलावा होगा। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होगा उसे हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब पहले माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर या के जगह पर अन्य दूसरा माध्यम हो, मतलब ये हुआ कि पहला माध्यम वायु और निर्वात निरपेक्ष में था, तो सापेक्ष में क्या होगा, जब पहले माध्यम वायु और निर्वात की जगह पर कोई दूसरा माध्यम होगा तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पहला माध्यम वायु है, वायु एयर है, और दूसरा माध्यम जल है वाटर। तो इसका अपवर्तनांक होगा एयर टू वाटर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इनका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 माध्यम दिख रहे हैं। पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है, और तीसरा माध्यम कांच है। तो यहाँ पर एयर टू वाटर मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर टू ग्लास मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका यूज़ न्यूमेरिकल लगाने में किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक और प्रकाश की किरण में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध और अपवर्तनांक में। तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है कि अपवर्तनांक n से लिखते हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं और जल में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल फिक्स रहती है, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि इसके बटे में जल में प्रकाश की चाल वो क्या होगी, बदलती रहेगी। तो यहाँ पर हम जल या कांच, अगर हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है तो यहाँ पर हम जल को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। पहला फैक्ट ये है कि बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए जो प्रकाश के लिए अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम
होता है। तो प्रकाश के का अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं हैं। जैसे पहली घटना क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का या पानी के टैंक की तली ये हमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। दूसरी घटना ये है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे तालाब का जो तल होता है वो हमको कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तीसरी घटना ये है कि जब हम पानी में पेंसिल या छड़ को डालते हैं तो अपवर्तन के कारण वो हमें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलिए इस पे हम कुछ अंकित क्वेश्चन करते हैं। पहला अंकित क्वेश्चन ये है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तो ये सी है हमारा। जबकि जल का अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है 4/3, तो जल में प्रकाश की चाल हमें निकालना है, मतलब v हमें फाइंड करना है। तो वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। हमें जल में प्रकाश की चाल v बताना है। हम जानते हैं फार्मूला अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, जल में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखी जाएंगी। n बराबर 4/3 है, n बराबर 4/3 है, जबकि c बराबर 3.0 × 10⁸ है, बटे में हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × v बराबर 3 × 3.0 × 10⁸। तो 3 × 9 हो जाएगा। ये 4 गुणे में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 9/4 × 10⁸। इस 9 को 4 से जब हम भाग करेंगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड होगा। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 10⁸ नहीं लिखी हुई है तो वो आप लोग लिख लेना। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल दिए गए हैं। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.47, जबकि जल के अपवर्तनांक दिया गया है 1.33। इसमें हमें क्या करना है, प्रकाश की चाल बताना है कि किसमें अधिक होगी और क्यों होगी। तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 दिया गया है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 दिया गया है, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिखा हुआ है जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो ये आप ध्यान रखें, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होगी वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा
उतनी ही कम प्रकाश की चाल होगी उसमें, और अपवर्तनांक जितना ही कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल होगी। अगला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वायु में वायु का जिसके सापेक्ष कहता है उसको हम पहले लिखते हैं, मतलब एयर पहले होगा और ग्लास बाद में होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। हमें बताना है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब ग्लास टू एयर क्या होगा। तो यहाँ पे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब एयर टू ग्लास दिया गया है। हमें ग्लास टू एयर फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखें कि इन दोनों की जो गुणा होगी वो 1 होगी। तो एयर टू ग्लास गुणे ग्लास टू एयर बराबर 1। तो 1.5 यहाँ पर गुणे में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 1/1.5 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 10/15 हो जाएगा। ये 10 और 15 दोनों 5 से कटेंगी, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अगर हम इस 3 से 2 को भाग करेंगे तो 0.666 आएगा, मतलब 0.67 इसका आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। ये दोनों वायु के सापेक्ष हैं, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एयर टू वाटर 4/3 और एयर टू ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है। हमें फाइंड क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वाटर टू ग्लास। अब आप एक फार्मूला याद रखें, ये फार्मूला हमने पहले ही बताया था कि 3 माध्यमों के लिए इन तीनों की गुणा 1 होती है। तो ये एयर टू वाटर है, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये वाटर टू ग्लास है, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर एयर टू वाटर 4/3 दिया गया है, जबकि वाटर टू ग्लास हमें फाइंड करना है और ग्लास टू एयर 2/3 होगा। तो यहाँ पे 4 और 2 की गुणा होगी तो 8 आएगा, 3 और 3 की गुणा होगी तो 9 आएगा, तो 8/9 हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये 8 गुणे में है, बराबर में जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1 के, और 9 बटे में है तो बराबर के जाएगा तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो वाटर टू ग्लास आएगा 9/8। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो 9/8 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चित्र वाला है। इसमें लिखा हुआ है, संलग्न चित्र में प्रकाश की किरण माध्यम ए से किसी माध्यम बी में जा रही है। तो बताना है कौन सा माध्यम अधिक सघन है और माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पे अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जा रही है। इसका मतलब ये है कि माध्यम जो ए है वो सघन है और माध्यम बी जो है वो विरल है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पे हमें पहले आई निकालना है, उसके बाद आर निकालना है, तब हम अपवर्तनांक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई प्लस 60 ये पूरा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90। तो यहाँ पर आई बराबर आएगा 90 माइनस 60, मतलब 90 माइनस 60 30 डिग्री आ जाएगा आई का मान। ये आपतन कोण होगा। अगला है
अपवर्तन कोण, तो ये भी हम देख रहे थे वहाँ पे 90 टोटल होगा, तो r प्लस 45 ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। 45 डिग्री जब इधर आएगा 90 के इस साइड में बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 से 45 जाएगा तो r का मान 45 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन i अपॉन साइन r। यहाँ पर i की वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाली है और r की वैल्यू 45 डिग्री निकाली है। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि √2 बटे के बटे लिखा हुआ, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/2। यहाँ पर हम परमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, और जब √2 की गुणा √2 से होगी तो √ हटकर केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 ऊपर बचेगा, 2 नीचे से क्या होगा कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√2। तो इस तरीके से ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। नमस्कार।